गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आपने सुना ही हुआ है और छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटेशनल पुल होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के बारे में क्या है कि जो एवरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये तो इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। पहले मैं आपको ग्रेविटी के बारे में बताना चाह रही हूँ कि जो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और जिस फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो एक वीक फोर्स होता है और उसको हम तब तक नहीं ऑब्जर्व कर सकते जब तक कि कुछ लार्ज मासेस उसमें इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, लंबा फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जब हम उसको ऊपर से छोड़ते हैं तो वो हमेशा नीचे आके गिरती है। वाई इट कम्स डाउन? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे गिरती है। और आपने प्लैनेट्स को भी देखा होगा, जब हम प्लैनेट्स और सन के बीच में देखते हैं तो वो सन के चारों तरफ एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर मूव करते रहते हैं, ना वो एक दूसरे के साथ टच होते हैं ना ही वो नीचे गिरते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट्स बिटवीन मून प्लैनेट्स एंड सन। ठीक है, मून जो है हमेशा एक रिवॉल्विंग उसमें सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। सर्कुलर और मोशन जो है वो किस वजह से होती है? बिकॉज डायरेक्शन जो मोशन जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है मून की, वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते जाते उसकी जो मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक फोर्स चाहिए होता है सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, हमने न्यूटन की जब वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमें जो है सेकेंड लॉ में एक फोर्स चाहिए होता है जो कि सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए होता है। और इस फोर्स को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दिया था। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो क्या होता है? दैट इज़ नीडेड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। वो एक ऐसा फोर्स होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कल में किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रही है तो उसको जो मूव करने के लिए चाहिए दैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये हमेशा सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तभी ये एक कॉन्टीन्यूअस सर्कल में मूव कर सकता है। अब हम करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग जो एवरी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट्स दूसरी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं विद ए फोर्स एफ हुज मैग्नीट्यूड इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मीन्स उन ऑब्जेक्ट्स का जो मास है जिसको हम एम से डिनोट करेंगे, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, उन ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। और फोर्स जो होता है उन दोनों को बीच में ज्वाइन करने वाला होता है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? लेट द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, लाई ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, और इसकी जो मास है वो एम है, इसकी एम है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ डी। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अभी हमने यूनिवर्सल लॉ में बोला जो फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। एंड सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉइंट इट इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, फोर्स ये मैंने ऐसे करके बताया आपको, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते दोनों इक्वेशंस को तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ इज़ इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वेयर, और एफ इज़ इक्वल टू, हमने इज इक्वल टू का निशान लगाया है प्रोपोर्शनलिटी का हटा के, और उसकी जगह हमने जी लगाया है। ठीक है, एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वेयर। ठीक है, तो व्हाट इज़ जी?
जी इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो हमने जी यहाँ पे यूज़ किया दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम पिछली इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी टू इज़ इक्वल टू जी इंटू एम इंटू, हमने दो इक्वेशन बनाई थी, वन इज़ एम एम एंड वन इज़ वन अपॉन डी टू। ठीक है, अब हमने इन दोनों को जब इकट्ठे किया इज़ इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी टू। अब हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी एफ इंटू डी टू इज इक्वल टू जी इंटू एम। ठीक है, और अगर हम जी की वैल्यू को निकालना चाहें इट विल बी लाइक दिस, एफ इंटू डी टू अपॉन एम इंटू एम। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ जी का क्या होगा, इट विल बी द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स, डिस्टेंस स्क्वायर एंड मासेस। ठीक है, फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का जो होता है एम स्क्वायर और मासेस का होता है किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरह से जी का जो यूनिट बनेगा जिसको हम इसमें कैलकुलेट कर पाएंगे दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, वाई दिस लॉ इज़ टर्म्ड एज यूनिवर्सल, इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं, एज दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल टू ऑल bodies whether it is a big or small and whether they are celestial or terrestrial। इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि ये हर एक बॉडी पे, हर एक ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है, चाहे वो बॉडी सेलेस्टियल है, चाहे वो स्पेस में है, चाहे वो अर्थ पे है, चाहे वो बहुत बड़ी है, चाहे वो बहुत छोटी है, ये सभी पे एप्लीकेबल है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये कि ये लॉ हमें सक्सेसफुली बताता है कौन से फोर्स के बारे में, जो फोर्स जिसके फोर्स की वजह से हम अर्थ पे रह सकते हैं। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो मून राउंड लगाता है उसकी मोशन के बारे में बताता है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, जो लो टाइड्स और हाई टाइड्स बनती हैं सी के अंदर, ओशियन के अंदर, उनके बारे में हमें बताता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे। ठीक है, तो एक असाइनमेंट मैं आपको भेज रही हूँ।